मॉर्निंग एवरीवन। आज ये प्रेस ब्रीफ सैनिक स्कूल में जो इंसिडेंट हुआ उसके रिगार्डिंग रखा गया है। इससे पहले भी ये आज प्रेस ब्रीफ फिज़िकल फॉर्म में किया जा रहा है। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्वारा 3 प्रेस रिलीज़ के माध्यम से जो भी इन्वेस्टिगेशन का प्रोग्रेस रहा है वो बारी बारी से मीडिया से और पब्लिक के सामने ऑलरेडी शेयर भी किया गया है, लेकिन इट वाज फेल्ट नेसेसरी कि फिज़िकल फॉर्म में भी एक बार मीडिया से मिला जाए और हमारा ब्रीफ को कन्वे किया जाए। तो ये मामला 1 नवंबर को मॉर्निंग में पुलिस के सामने आया था, जब सैनिक स्कूल की तरफ से एक हमें कंप्लेंट रिसीव हुआ, फ़ोन कॉल भी रिसीव हुआ कि उनका एक कैडेट 7th क्लास का मिसिंग है और सब्सिक्वेंटली उनका डेड बॉडी स्कूल कैंपस में ही रिकवर हुआ है। जब ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ उसके तुरंत बाद ओसी रुकसिन थाना मौके पर पहुंचे और इनिशियल जो इंक्वायरी करना होता है उसको स्टार्ट किया। प्लेस ऑफ अकरेंस को वीडियोग्राफी किया गया, फोटोग्राफी किया गया और बॉडी को इंक्वेस्ट करने के लिए मजिस्ट्रेट को बुलाया गया और मजिस्ट्रेट द्वारा ही 1 तारीख को ही इंक्वेस्ट किया गया। इसमें उसी दिन एक यूडी केस रजिस्टर हुआ, जो एक सेट प्रोसीजर है। जब कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसमें एक यूडी केस बनता है और उसी के अकॉर्डिंग एज पर लॉ पुलिस ने इसको इंक्वायर करना शुरू किया। उसके बाद इमीडिएटली साथ ही साथ जब ये इन्फॉर्मेशन मिला तो कंसर्न फैमिली को, पेरेंट को, फादर को भी इंटीमेट कर दिया गया। क्योंकि वो एक दूरी पे थे तो उनको आने में वक्त लगा। साथ ही साथ बॉडी को उसी टाइम शिफ्ट करके प्रिजर्व करने के लिए बीपीजीएच मॉर्चुरी में शिफ्ट किया गया 1 तारीख। लेट इन द नाइट जब डिसीज के फादर आ गए तो उनसे आईओ मिले, एसडीपीओ मिले, उनको सारी चीज़ों के बारे में बताया और सब्सिक्वेंटली उनके कंसेंट के बाद ही 2 तारीख को डिसीज्ड का पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया गया। सब्सिक्वेंटली 2 तारीख को ही डिसीज्ड के फादर श्री तादू तानी द्वारा एक एफआईआर थाने में दिया गया, जिसमें उन्होंने एलिज किया कि उनको इसके पीछे, उनके बेटे का डेथ के पीछे कुछ एलिगेशंस हैं कि कहीं ना कहीं उनके बच्चे के साथ कुछ हरासमेंट हुआ है और किन्हीं का नेग्लिजेंस रहा है, जिस वजह से कुछ ऐसा मामला सामने आया है। उस एफआईआर को संज्ञान में लेते हुए ही 2 तारीख को ही रुकसिन थाना में एफआईआर नंबर 20/25 अंडर सेक्शन 108 एंड 1061 एंड 35 ऑफ द बीएनएस उस केस को रजिस्टर किया गया। सब्सिक्वेंटली जब ये केस रजिस्टर हो गया तो उसको इन्वेस्टिगेशन को इंस्पेक्टर ओसी रुकसिन द्वारा टेकअप किया गया। जब इस मामले को इन्वेस्टिगेशन में लाया गया तो सबसे पहले हमने जो भी स्कूल कंपाउंड के सीसीटीवी थे उनको सबसे पहले गो थ्रू किया। तो कहीं ना कहीं उन सीसीटीवी फुटेजेस से हमें कुछ एविडेंसेस मिले, जिसमें कि सबसे पहले तो एक सुसाइड नोट की रिकवरी हुई। साथ ही साथ जो डिसीज्ड है उसके मूवमेंट को भी मॉर्निंग ऑफ 1st से ट्रैक किया गया, जिसमें वो क्लियरली दिख रहे हैं कि जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट है उसकी तरफ वो जाते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ जो सुसाइड नोट जब लिखा जा रहा था उनके द्वारा एक पर्टिकुलर क्लास में, तो उसका भी सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है।
साथ ही साथ पुलिस ने इस सारे सीसीटीवी फुटेज का जो भी स्टोरेज है उसको अपने कब्जे में उसी दिन ले लिया, ताकि किसी भी सीसीटीवी फुटेज के साथ, कोई भी स्टोरेज के साथ कोई भी टैंपरिंग ना किया जा सके। तो फ्रॉम डे वन इट इज़ इन द कस्टडी ऑफ पुलिस, ताकि उसको प्रॉपरली फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भी भेजा जाए और कोई भी टैंपरिंग का कोई भी आइटा ऑफ डाउट भी पैदा ना हो। जब फर्दर उन सीसीटीवी फुटेजेस को देखा गया, उस बेसिस पे 31st की नाइट को और जो एफआईआर में एलिज भी किया गया, उन सब चीज़ों को लिंक करते हुए पुलिस को 8 जुवेनाइल्स चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ का कहीं ना कहीं रोल सामने आया, जिनमें वो डिसीज्ड को कलेक्टिवली भी और कुछ इंस्टेंस में इंडिविजुअली भी कुछ पनिशमेंट देते हुए दिखे। तो कहीं ना कहीं जब ये पनिशमेंट्स देने की बात आई तो इन 8 सीसीएल्स को हमने एप्रीहेंड किया। इनको एप्रीहेंड करके 3 तारीख को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने प्रोड्यूस किया गया। जब इनका प्रोडक्शन हुआ उसके बाद कोर्ट ने पुलिस की बात को मानते हुए कि इनको आईओ को अभी इनकी रिक्वायरमेंट है, इनकी इंटरव्यू करना ज़रूरी है, फर्दर फैक्ट्स को फाइंड करना ज़रूरी है, तो उनको टेम्परेरली 7 दिन का कस्टडी वाइस प्रिंसिपल को ही दिया। स्कूल की तरफ से भी कुछ चीज़ें आर्ग्यू की गई कि इनका एजुकेशन है, उनका एक पर्टिकुलर क्लास में होने की वजह से कुछ उनकी एग्ज़ाम्स है, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, तो एक टेम्परेरी मेजर कोर्ट द्वारा दिया गया और सब्सिक्वेंट कोर्स ऑफ एक्शन भी उसमें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा ही लिया जाएगा। फर्दर जब इनकी कस्टडी पुलिस को दी गई, उसी दौरान ही पुलिस ने इनको फर्दर इंटेरोगेट किया, फर्दर इंटरव्यू किया। साथ ही साथ और भी जो विटनेसेस थे उनको भी एग्जामिन किया गया। साथ ही साथ जो पीएमई रिपोर्ट है वो भी हमें बीपीजीएस हॉस्पिटल से ऑब्टेन हुई, जो भी कहीं ना कहीं जो हमारी इन्वेस्टिगेशन थी उसी की इन लाइन है। उसमें कुछ ऐसा आउट ऑफ द वे जाके कुछ अलग डायरेक्शन में केस को ले जाने वाली बातें नहीं निकल के आती हैं। वो एग्जैक्ट डिटेल्स हम फैमिली के साथ और उनके साथ शेयर कर देंगे, बट दैट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट टू डिस्क्लोज एग्जैक्टली विद द मीडिया। बट पीएमई रिपोर्ट इज़ इन लाइन विद द इन्वेस्टिगेशन और उसी में ही हम फैमिली को इन्वॉल्व करके उनके साथ उसको साझा किया जाएगा। साथ ही साथ फर्दर इसमें आगे बढ़ते हुए इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं ये पाया गया कि जो पनिशमेंट एक पर्टिकुलर डॉर्मेट्री में कुछ सीनियर्स आकर अगर क्लास 7 के बच्चों को दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें लैप्सेस ऑन पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी पाया गया, जिसमें ओमिशन ऑफ ड्यूटीज़ निकल कर आया। हमने स्कूल से जो भी उनके फंक्शनरीज़ हैं उनका क्या चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ है, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ में उनसे लिया और उसके बाद ही 8 तारीख को हमने 3 लोगों को, जिसमें 2 हाउस मास्टर हैं सुबनसिरी हाउस के, एक जूनियर कैडेट विंग के, एक सीनियर कैडेट विंग के, जिनके नाम हैं श्री देवेंद्र सिंह सन ऑफ श्री रामश्रेय सिंह, श्री कांगे दारिन सन ऑफ श्री जोंग दारिन। इनको जो दोनों हाउस मास्टर हैं इनको हमने अरेस्ट किया। साथ ही साथ जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट हैं श्री अमर सिंह ठाकुर सन ऑफ लेट तुलसी राम, इनको भी हमने 8 तारीख को ही अरेस्ट किया और मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जिन्होंने इनिशियल 2 को 14 दिन के लिए और थर्ड 1 को 13 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजने का निर्देश दिया है। इनका रोल कहीं ना कहीं
अपने ड्यूटीज़ का ओमिशन, नेग्लिजेंस और जो इंसिडेंट से एक प्रॉक्सिमेट लिंकेज कि कहीं ना कहीं जो डिसीज्ड को ऐसा कदम लेना पड़ा, अगर ये स्टाफ अपना ड्यूटीज़ को 31 की रात को रिस्पॉन्सिबली करते तो शायद उस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता था और उसके लिए उनकी क्रिमिनल लायबिलिटी कहीं ना कहीं बनती है। तो उस लिहाज से इन तीनों को अरेस्ट पुलिस ने इस मैटर में किया है। और जहाँ तक उन 8 CCL का भी सवाल है, उनको भी कहीं ना कहीं उनके 31st के कंडक्ट को एक डायरेक्ट और प्रॉक्सिमेट लिंकेज कहीं ना कहीं जो डिसीज्ड का इंसिडेंट रहा 1 तारीख को मॉर्निंग का, उससे कोई एक प्रॉक्सिमेट लिंकेज कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में इनिशियली निकल कर आता है, जिस वजह से ही उनको एप्रीहेंड किया गया और JJB को प्रोड्यूस किया गया। अब फर्दर सवाल आता है कि इनका फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा। तो उसमें मजिस्ट्रेट साहब द्वारा, JJB द्वारा जो भी डिसीजन आगे दिया जाएगा वो उनको ही कॉल लेना है। सो टिल नाउ दिस हैज़ बीन अ प्रोग्रेस। अभी मैं अगर इसको बेसिकली एक बार सम अप कर दूं तो मौके के दिन ही जो ड्यू प्रोसेस होता है उसको किया गया। जैसे ही फादर से FIR रिसीव हुई, केस दर्ज किया गया। उससे पहले फादर की प्रेजेंस होने के बाद, कंसेंट होने के बाद ही PME किया गया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाकर जब CCTV को एनालाइज किया गया तो कहीं CCLs का रोल आया, सीनियर्स का रोल आया, तो उनको एप्रीहेंड किया गया। जुवेनाइल बोर्ड को सारी चीज़ें संज्ञान में दी गई और उसी के बाद उन्होंने उस पर टेम्परेरी एक ऑर्डर किया। साथ ही साथ PME रिपोर्ट को भी रिसीव किया गया, स्टेटमेंट्स को भी रिकॉर्ड किया गया, विटनेसेस की स्टेटमेंट को भी रिकॉर्ड किया गया। PME रिपोर्ट हमें ऑब्टेन हुई और उसके बाद कहीं ना कहीं स्कूल अथॉरिटीज़ के लैप्सेस को भी संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने इस पे कार्रवाई किया। फर्दर ये सारी चीज़ें 9 तारीख का मॉर्निंग तक का अपडेट मैंने आपको दिया है। सब्सिक्वेंटली 9th को आफ्टरनून में वी हैव रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम द पुलिस हेडक्वार्टर्स दैट दिस केस इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड टू द क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन SIT। तो सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन इस केस का SIT पुलिस हेडक्वार्टर्स ईटानगर द्वारा किया जाएगा। थैंक यू। सर, ये जो 8 तारीख को अरेस्ट हुआ था 3 स्कूल के वहाँ से, तो जो अरेस्ट होने में इतना टाइम क्यों लगाया गया था? क्योंकि 1 वीक के बाद ही अरेस्ट हुआ था, जबकि जो स्कूल अथॉरिटी का जो नेग्लिजेंस है वो साफ-साफ दिखाई पड़ रहा था। देखिए, एविडेंसेस को कलेक्ट करने में उनके जो डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि देखिए किसी भी इंडिविजुअल की जो चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जब उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपके पास होगा उसके बाद ही हम किसी को लाइबिलिटी फिक्स कर पाएंगे। तो जब स्कूल ने हमें प्रोवाइड किया कि इनकी हाउस मास्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की लिखित में चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ क्या थी, जब उन ड्यूटीज़ को गो थ्रू किया गया और उनमें पाया गया कि हाँ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इनको वहाँ पे राउंड्स लेने हैं या उनको कोई भी मिसचिफ होने से या कोई अनप्रोडक्टिव वर्क में बच्चों को नहीं जाना है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसके बाद ही जैसे ही ये डॉक्यूमेंट हमारे पास आया, विद इन आवर्स हमने उनको अरेस्ट करने का काम किया। सर, आप बोल रहे हैं कि जो एक्यूज्ड है वो वाइस प्रिंसिपल के कस्टडी के अंदर में है, बट अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ देखा जाने से उन लोग ने एंटी रैगिंग फॉर्म को वायलेट किया गया है, द प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग एक्ट 1997 को। सर, तो कैसे वो वाइस प्रेसिडेंट का कस्टडी के अंदर में रह सकता है सर? देखिए, ये डिसीजन ऑनरेबल कोर्ट जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा दिया जाता है एंड वो एज़ पर नियम ही उसको देते हैं। सब्सिक्वेंटली जब उनको आज पेश किया जाएगा तो सब्सिक्वेंटली जो आगे की डिसीजन होगा वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड लेगा इसमें। सर, और एक सवाल है, अकॉर्डिंग टू द एंटी रैगिंग फॉर्म अगर वो लोग वायलेट किया जाएगा तो उनको सस्पेंड किया जाता है एंड साथ ही साथ उन लोग का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उनको भी सस्पेंड किया जाता है। बट यहाँ देखा जा रहा है कि जो एक्यूज है वो कंटिन्यू क्लास किया जा रहा है, तो सर उसको लेके आप क्या कहना चाहिए?
देखिए, दीज आर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। वो कहीं ना कहीं सैनिक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है, वो पुलिस का परव्यू नहीं है। तो उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी एक्शंस अगर लिया जाना है, दैट इज़ दी फ्रॉम द सैनिक स्कूल, इट हैज़ टू बी टेकन। मतलब जो वो सैनिक स्कूल का परव्यू है, नॉट विद द पुलिस। सर इसके बाद से जब ये फर्स्ट बेल हियरिंग हुआ था तो हालांकि जो डिक्लाइन हो गया था उससे फैमिली को क्यों इन्फॉर्म नहीं किया गया था? नहीं नहीं, फैमिली इन्फॉर्म था, फैमिली को इन्फॉर्म उससे किया। पता चला हाँ। कि ये थर्ड पार्टी से मालूम हुआ इस चीज को। जी नहीं, उसमें फैमिलीज़ और फैमिलीज़ के बिहाफ पे वाइस प्रिंसिपल उस हियरिंग में खुद मौजूद थे, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि फैमिली को इंटीमेट नहीं किया गया था। सर आप बता पाएगा कि जो सुसाइड नोट में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ था? नहीं, वो हम वी विल बी हैप्पी कि हम जो भी सारी चीज़ है उसको फेयरली कर रहे हैं। अभी तक भी जो हुआ है वो बिल्कुल फेयर तरीके से किया जा रहा है, और इसीलिए हम उस चीज़ को पेरेंट के साथ, फादर के साथ ड्यूली हम शेयर कर देंगे। बट मीडिया में तो उसको शेयर नहीं किया जा सकता है, बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ जुवेनाइल्स एंड एवरीथिंग, उन नियमों को पालन करते हुए। लेकिन हम फादर के साथ उनको सीसीटीवी फुटेजेस भी, और जो भी नोट भी, और जो भी उनका और कोई नोटबुक्स भी हमने सीज़ की हैं, तो वो हम उनको उनकी सारे चीज़ों को उनके साथ शेयर करते हुए, आज वो मिलने भी आ रहे हैं फादर, तो उनसे मैं डिटेल में बात करूंगा और उनको सारी चीज़ें शेयर की जाएंगी। सर सुनने में आया कि टोटल 11 एक्यूज था, तो उसमें से अभी आप लोगों ने एक को कस्टडी में लिया है, तो बाकी 3 का क्या रिपोर्ट है, उसको आप थोड़ा जस्टिफाई कर पाएंगे? देखिए, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और अभी जैसे ही इसका नेक्स्ट लेवल में इंटेरोगेशन किया जाएगा सब्सिक्वेंटली, क्योंकि केस अभी एसआईटी टेकअप कर रही है, तो दीज ऑल थिंग्स विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन ना, ताकि और जो भी लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है उनको सबको टेकअप किया जाएगा। तो सर जी। यहाँ फैमिली मेंबर का एक सवाल है कि why spending so much time for the postmortem report and the CCTV footage जो एक particular एरिया का आप लोग अभी तक उनको दिखाया नहीं गया है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फादर से मेरा कल भी बात हुआ है, वो कल आज ही आ रहे हैं, तो उनको सब कुछ शेयर कर दिया जाएगा। देर आर मोर देन 250 कैमराज पूरे स्कूल में, तो उस वजह से, और उनका स्टोरेज भी बहुत बल्क है, तो इन सारा चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कहीं ना कहीं एनालिसिस और उन सब में टाइम लगता है। बट एवरीबडी शुड बी रेस्ट अश्योर्ड कि सारा फुटेज स्टोरेज पुलिस के कस्टडी में है, तो उसको कोई टैंपरिंग या कोई उसका वो यहाँ वो उसको दिखा दिया था। और दिखाया भी है, फादर को भी इनिशियली भी दिखाया है, और सब्सिक्वेंटली अभी आएंगे तो उनको और फर्दर भी दिखाया जाए। मोम्स का जो है ना, मोम्स का ये जो है भाई को जो है ना, मम्मी का उसका देख दुनिया का मम्मी का भाई को दिखा है, वो रेंजर है, यहाँ पे पोस्टेड है। I have forgotten his name, but we have shown at the Ruxin police station. But according to them, they say they No, you can just call him. You can just call him and ensure whether we have shown it or not. सर देखा जाए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट विदिन 24 आवर्स आफ्टर कंडक्ट कराने के बाद दिया जाता है, फैमिली को एक रिपोर्ट भी दिया जाता है आईओ को रिपोर्ट सबमिट करने के बाद, और अगर 48 आवर्स से ज़्यादा टाइम लग जाते हैं तो एक रिटर्न में एक फैमिली को इन्फॉर्म किया जाता है कि क्यों ये इन्वेस्टिगेशन में ये रिपोर्ट आने में लेट हो रहे हैं, तो उसको लेके आप क्या क्लेरिफिकेशन देंगे? नहीं, देर हैज़ बिन नो डिले। जो जितना जल्दी हो सकता था वो हमको तो 6th को ही रिपोर्ट रिसीव हो चुका है, और ऑलरेडी एवरीथिंग इज़ शेयर्ड विद द फैमिली, और जैसे ही वो आएंगे उनको सब कुछ सारा चीज़ दिखा दिया जाएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, पूरा केस फाइल, उनको कहीं ना कहीं उनको सारी चीज़ें अपडेट कर दी जाएंगी। सर अभी तक का आप हमें बहुत डिटेल में नहीं से, पर ऊपरी हिस्से में आप क्या बता सकेंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इट इज़ इन लाइन विद द इन्वेस्टिगेशन, और वो सीसीटीवी फुटेज भी है हमारे पास, तो दोनों चीज़ें कॉर्बोरेट हो रही हैं। इट इज़ अ केस ऑफ सुसाइड ओनली, इसमें कोई भी होमिसाइड का एंगल नहीं है। सुसाइड नोट भी रिकवर हुआ है, बट जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि एक 7th क्लास के बच्चे को ऐसा स्टेप क्यों लेना पड़ा ना, क्या कारण रहे, क्या कोई हरासमेंट हुआ, कोई रैगिंग हुआ, इस सारे एंगल्स पे पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो पीएमई रिपोर्ट में कुछ ऐसा नहीं है कि जो आउट ऑफ द वे जाके है। इट इज़ इन लाइन विद द इन्वेस्टिगेशन। सर सुनने में आया है कि वो जो आप जिसको सुसाइड नोट रेफर कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये लिखा था कि सीनियर्स आर टॉर्चरिंग मी, आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो आप
क्यों इस कंक्लूजन में आए कि वो सुसाइड नोट है? बिकॉज वहाँ पे लिखा गया है कि आई डोंट नो व्हाट टू डू। नहीं, देखिए, वो मैं अकेले सुसाइड नोट के ऊपर बेस नहीं कर रहा हूँ, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी है, तो सारा चीज़ को कॉर्पोरेट करके ही, और मैं कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुँच रहा हूँ। लेकिन मैं ये कर रहा हूँ कि अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें कोई होमिसाइड का एंगल नहीं आया है, ठीक है। इट इज़ सुसाइड के तरह के से ही सारी चीज़ें, अभी जो एविडेंस है उसी के बेसिस पे तो मैं बोल रहा हूँ ना। देयर इज़ नथिंग जो मैं अपने एंड से बोल रहा हूँ, इट इज़ बेस्ड ऑन द एविडेंस ओनली दैट आई एम स्पीकिंग। जी। इसके बाद से जो स्कूल अथॉरिटी है उसका अगेंस्ट में एक्शन क्यों कुछ नहीं लिया जाता, जबकि जो ये आपने हाउस मास्टर जिनको अरेस्ट किया है, माना उनका गलती है, बट कहीं ना कहीं जो स्कूल अथॉरिटी से उनका भी यहाँ गलती रहती है, क्योंकि अगर प्रॉपर टाइम रहते उन लोग उसमें पूरा स्टूडेंट्स को अगर चेक करते तो उनका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। जी मैडम, तो ये जो 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है ये उसी बेसिस पे तो किया गया है ना, और 14 दिन का उनको जुडिशियल कस्टडी भेजा गया है। सब्सिक्वेंटली इन्वेस्टिगेशन में अगर और किसी का रोल आएगा तो जो फर्दर एजेंसी इसको टेकअप कर रही है दैट विल डू द नेसेसरी एक्शन। सो रेस्ट अश्योर्ड, पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है एज पर लॉ किया जा रहा है और एज पर बेस्ड ऑन एविडेंस किया जा रहा है। नथिंग किसी का मन से नहीं होता ना, ये तो जो हमें एविडेंस मिलेगा उसी के बेसिस पे लीगल अकाउंटेबिलिटी क्रिमिनल का फिक्स किया जाएगा। सर थैंक यू। सर क्योंकि सीसीटीवी फुटेज बहुत क्लियरली शो कर रहा है, वहाँ पे हर जगह सीसीटीवी फुटेज भी लगाया गया है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सीसीटीवी मॉनिटर कौन कर रहा था और आपने उसको अभी तक अपने कस्टडी में लिया है कि नहीं? क्योंकि सीसीटीवी जब एक स्कूल में लगाते हैं तो वो बच्चे लोगों का उसको सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, तो सिर्फ लगा के रखना वो ड्यूटी नहीं होता, अगर उसको मॉनिटर भी करना चाहिए, तो आप लोगों ने इसे कस्टडी में लिया है कि नहीं? उस फैक्टर को एग्जामिन किया जा रहा है, दिस इज़ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए, पुलिस को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए 60 या 90 दिन का टाइम दिया जाता है ना। अभी 7 या 8 दिन में आप हमसे एक्सपेक्ट करें कि सारी चीज़ों को आप इनिशियल 7 दिन में ही कर लेंगे तो दैट इज़ समथिंग टू मच। सो इसीलिए जब 90 दिन का या 60 दिन का टाइम पुलिस को दिया जाता है तो सब्सिक्वेंट अगर आप 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक का टाइम देंगे तो ये सारी चीज़ें उसमें कहीं ना कहीं निकल के आ जाएंगी, और जिसकी जो अकाउंटेबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। सर आपने भी इंडिया का एक सबसे बड़ा क्लास है, एक सबसे बड़ा एग्जाम क्लियर करके आया है, तो सर आपको क्या लगता है कि रैगिंग इज गुड इन स्कूल एंड रैगिंग क्या जो चलते आ रहा है ये सिलसिले को बंद करना नहीं चाहिए सर? Definitely, ragging in any form is not only bad, it is illegal also. So that is the instructions from बहुत सारे स्टेट्स में इसके अगेंस्ट कानून भी बना हुआ है, और सो दिस इज़ नथिंग टू रीइटरेट ना, इट इज़ ए स्टैंडर्ड थिंग कि इट इज़ नॉट ओनली बैड, इट इज़ इलीगल ऑल्सो। सो बट इन्वेस्टिगेशन सारा एंगल से इसको किया जा रहा है, तो दैट मच आई हैव टू से राइट नाउ। थैंक यू। सर यहाँ एक पिताजी ने एक बेटा खोया है, एक माँ ने एक बेटा खोया है, तो सर उनको किस तरीका से रिकवर किया जाएगा, उनको किस तरीका से जस्टिस मिला जाएगा सर? देखिए, हमारा इन्वेस्टिगेशन जस्टिस को तरफ ही रहा है सारा ना। हमने साइंटिफिकली तरीके से जितना एविडेंसेस को किया जाए, विटनेसेस को किया जाए, रिपोर्ट्स को किया जाए, उसी बेसिस पे सारा ये इन्वेस्टिगेशन अभी तक चला है, और सब्सिक्वेंटली इसको यहाँ से आगे एसआईटी टेकअप कर रही है, तो एसआईटी भी एसआईटी पुलिस हेडक्वार्टर्स भी इसको पूरा साइंटिफिक वे से चलेगी। सर देखा जाए तो जो अभी कह रहे हैं कि वाइस प्रिंसिपल के अंदर में जो एक्यूज है उन लोगों का कस्टडी उनके अंदर में है, पर सर अगर हम बात करें, क्योंकि जो इवन यूटीपीशन में अगर कोई कैदी मरता है तो उसको भी लेके जो वहाँ का आईओ है उसको इंचार्ज नहीं दिया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और मजिस्ट्रेट हायर किया जाता है। पर अभी देखा जाए तो एक्यूज लोग को है वही स्कूल में रखा जा रहा है, वहीं पर वो लोग का जो फर्दर जो क्लासेस ये सब को भी कंटिन्यू किया जा रहा है, जबकि जो वाइस प्रिंसिपल वो भी कहीं ना कहीं अकाउंटेबल है इस केस को लेके। तो आप लोग किस तरह से एश्योरेंस देंगे फैमिली को कि फर्दर जाके जो स्टूडेंट्स थे वो अलग स्टूडेंट्स को भी इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, और जो एविडेंस है उस पर टेम्परमेंट नहीं होगा, उसको लेके आप क्या एश्योरेंस देंगे? देखिए, इसके रिगार्डिंग भी जो फर्दर हियरिंग ड्यू है उसमें वो सारी चीज़ें बातें मजिस्ट्रेट साहब के सामने रखी जाएंगी, जेजीबी के सामने रखी जाएंगी, और उनका जो डिसीजन होगा
वही मान्य होगा। तो इसमें जो पुलिस साइड से सारी चीज़ें हैं वो उसको टेकअप किया जाएगा, उनको जेजेबी के सामने प्रोड्यूस बातों को रखा जाएगा, जो आप चीज़ें कह रही हैं ना वो सारी चीज़ों को। और ऑनरेबल जज साहब जो डिसीजन लेंगे कि उनको कहाँ रखना सूटेबल है, बीइंग सीसीएल, उनको कहाँ रखने से इन्वेस्टिगेशन फेयरली परस्यू हो सकता है आगे, वो डिसीजन जेजेबी द्वारा लिया जाएगा।